गुड आफ्टरनून क्लास। कहाँ तक पढ़ लिया था बताएंगे? ये आगे के बेंच क्यों छोड़े हैं अभी इसमें? मतलब क्या फेरिंग्स पढ़ लिया था? स्वेलिंग रिफ्लेक्स पढ़ा दिया था? वॉल्डेयर रिंग बता दिया था? ठीक है, चलिए तब तक नोट कर लेते हैं कुछ। नोट करेंगे जल्दी से। जल्दी नोट करेंगे, आपको समय नहीं दिया जाएगा भाई।
हम्म। ऑनलाइन क्लास वाले बच्चे, आवाज आ रही है आपको? अब ठीक आ रहा है बोर्ड? मौलिक, अब बोर्ड ठीक हुआ? ठीक है। इसके बाद भी तुम्हारा अगर बोर्ड ब्लर आ रहा है ना, तो अपनी स्क्रीन पे जरा कपड़ा मारो तुम, समझे? चलिए, फिर जाके पढ़ा था तुमने, रोज का काम रोज किया था, समझ आया, चीजें मिली सारी? बस इसी नीति को फॉलो करेंगे। तुम पहली बार आए हो? ऑनलाइन में थे तुम? पक्का? कोई ऐसा महान पुरुष जो आज आया हो, पहली बार दर्शन दिए हो सर को जिसने? ऐसा है कोई? आप हैं? किस खुशी में आपने पहला लेक्चर मिस किया? अच्छा, ऑनलाइन किया ना, तो हम उसे मिस थोड़ा बोलते हैं यार। तुमने मिस किया है पहला लेक्चर, किस खुशी में? मैं तुम्हें एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, जिस बैच में एमडी, मैं दोबारा कह रहा हूं, मेन क्लास में पढ़ा रहा है, उस बैच के किसी भी बच्चे को लेक्चर वो रिपीट नहीं करता, डाउट काउंटर पे एंटरटेनमेंट नहीं करता उसे। बहुत सारे टीचर हैं, उनसे पढ़ना पड़ेगा उसे। हाँ, सिर्फ मैं डाउट लूंगा, ये बात ध्यान रखना। एनी हाउ तुम्हारी लेक्चर मिस होती है तो, इसलिए बहुत स्ट्रिक्ट हूं मैं इस चीज में। छोटी भी कोई भी दिक्कत आती है, हल्का फुल्का कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो थोड़ा सा सहन शक्ति भी रखो। सिर दर्द हो रहा है, क्लास मिस हो गई है हमारी, छोटी मोटी दिक्कतों को थोड़ा सा समझे, क्योंकि आगे जो डॉक्टर बनने वाले हो ना, उसमें भी ये चीज चलती नहीं है। आपको हॉस्पिटल जाना है, पेशेंट अटेंड करना है तो करना ही है। आप चाहे सोए नहीं है, चाहे आपके एग्जाम चल रहे हैं, चाहे आपका कुछ भी हो रहा है, तो खैर ये चीजें धीरे धीरे आ जाएंगी आप लोगों में। यहां तक नोट हो गया सबका?
यहां तक सबका नोट हो गया है, उसके लिए समय दे दिया जाएगा। स्टॉप राइटिंग। मेरा फर्स्ट लेक्चर जब भी होता है, मैंने हमेशा बोला तो मैं 5 मिनट पहले स्टार्ट होगा। एक एक बात बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें, हाँ है ना, वही तो। मैं कभी शक्ल नहीं भूलता मेरे बच्चों की, कभी भी। तुम 5 साल 10 साल बाद भी तुम मेरे सामने आओगे, मैं कभी नहीं भूलता। हाँ, नाम नहीं मुझे पता तुम्हारा। कौन से बैच में पढ़े हो तुम मेरे से? MNR में पढ़े हो, ठीक है। तो कल तो तुम अकेले कह रहे थे तुम पढ़े हो, तुम, अच्छा इसका मतलब तुमने पहली क्लास मिस की है ऑनलाइन की। एक एक बात बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। देखिए, हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, सामने देखेंगे, हाथ में कुछ भी पकड़ा हुआ ना हो, छोड़ दें। हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको पढ़ना तय हुआ था स्ट्रक्चर और फंक्शन की फॉर्म में। स्ट्रक्चर में हमने तय किया था कि माउथ से लेके एनस तक जो जो पार्ट आएगा उसे डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले माउथ हमने खत्म किया, फिर बक्कल कैविटी पे आए थे। हमने कहा था बक्कल कैविटी एक कमरे जैसी है जिसकी हमने छत पढ़ी थी पैलेट। आज उसका फ्लोर पढ़ना है क्या? टंग। देखो, वैसे तो मैं कहूं बक्कल कैविटी का फ्लोर है ये, और फ्लोर पर टंग पड़ी है, मतलब टंग फ्लोर नहीं बना रही है, फ्लोर पर पड़ी है, लेकिन हम फिर भी बोल देते हैं कि बक्कल कैविटी का फ्लोर कौन बना रहा है? टंग बना रही है। टंग की अगर मैं बात करूं तो एक मस्कुलर ऑर्गन है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लैशी ऑर्गन है जो हमारे बक्कल कैविटी के फ्लोर पे पड़ा है। इसका एंटीरियर पार्ट क्या है? फ्री है, जबकि पोस्टीरियर पार्ट एक हड्डी से जुड़ा है। इस हड्डी का नाम मैंने बताया था हायोइड बोन। ये इसका डॉर्सल सरफेस है, इसका वेंट्रल सरफेस है। इसका वेंट्रल सरफेस बक्कल कैविटी के फ्लोर से जुड़ा है विद द हेल्प ऑफ पतली सी मेम्ब्रेन। बायोलॉजी में पतली सी मेम्ब्रेन झिल्ली को बोलते हैं फ्रेनुलम। क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम। क्योंकि ये जीव से एसोसिएटेड है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? फ्रेनुलम लिंग्वे। ये मेम्ब्रेन वेंट्रल सरफेस को ऑफ टंग को किससे जोड़ रही है? फ्लोर से जोड़ रही है। आप इसको देख भी सकते हैं, आप अपनी जीभ ऊपर उठाएंगे तो आपको व्हाइट व्हाइट मेम्ब्रेन दिखेगी, वही ये मेम्ब्रेन है फ्रेनुलम लिंग्वे, जिसके बारे में कभी कोई कुछ नहीं पूछता, सिर्फ शगुन के तौर पे पढ़ाया मैंने इसको। ये कोई नहीं पूछता। पूछता क्या है? डॉर्सल सरफेस। तुमने सुना होगा आमतौर पे लोग तुम्हें कहते हैं तुम्हारी जुबान बहुत लंबी है ना, हम बुरा मान जाते हैं, क्या बोल रहा है, बुरा नहीं मानना, उसे बोलना अरे तुमने फिजियोलॉजी पढ़ी है क्या? मतलब हमारी जुबान वास्तव में बहुत लंबी होती है। मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमारी जुबान केवल ओरल कैविटी में, जबकि ऐसा नहीं है, गले तक होती है हमारी जुबान। हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जुबान पीछे तक जा रही है, गले तक जा रही है। तो जो हिस्सा जुबान का हमारे ओरल कैविटी में, उसे हम कहते हैं ओरल पार्ट, और जो हिस्सा गले में है, गले के लिए शब्द क्या यूज होता है? फेरेंजियल, फेरेंक्स, तो उसे हम कहते हैं फेरेंजियल पार्ट। हाँ, ओरल पार्ट ज्यादा होता है, 2/3 ऑफ द टंग होता है, जबकि फेरेंजियल पार्ट 1/3 ऑफ द टंग होता है। अरे सर नो, लेकिन सर मजा नहीं आया सर। इन दोनों के बीच में कोई लाइन ऑफ डिमार्केशन तो होनी चाहिए, जो ये बताए ओरल पार्ट खत्म हो गया, फेरेंजियल पार्ट यहां से चालू हो गया, तो सर कोई लाइन तो होनी चाहिए बीच में। बिल्कुल है, बिल्कुल है, लेकिन ये लाइन वी शेप है। कैसी है? और ये लाइन नहीं है, दरार है, ये दरार है सर। दरार मतलब, दरार समझते हैं? ग्रूव। बायोलॉजी में दरार के लिए शब्द यूज होता है सल्कस, और दीवार के लिए शब्द यूज होता है सेप्टम। और शब्दों को पढ़ते हैं। छेद के लिए बायोलॉजी में शब्द यूज होता है फोरामीना। क्या? और गड्ढे के लिए शब्द यूज होता है फोसा। क्या शब्द यूज होता है? फोसा। तो 4 शब्द समझ आए? दरार, सल्कस, दीवार, सेप्टम। छेद फोरामीना, गड्ढा फोसा। तो अगर ये सल्कस है तो इसका नाम देखो पूरा क्या है, और ये ओरल पार्ट के बिल्कुल लास्ट वाले हिस्से में है, टर्मिनल हिस्से में है, इसलिए इसका नाम बढ़ गया सल्कस टर्मिनलिस। क्या नाम बढ़ गया? देख रहे हैं आप? सल्कस टर्मिनल। गेटिंग नॉट? वी शेप है, लाइन ऑफ डिमार्केशन है। इसके बीचों बीच यहां पर एक गड्ढा है। क्या है? गड्ढा। और ये भी ओरल पार्ट के टर्मिनल हिस्से में है गड्ढा, और टर्मिनल के लिए एक और नाम यूज होता है, सीकम। क्या? सीकम। तो इस गड्ढे को हमने बोला फोरामेन सीकम। क्या बोला? देख रहे हैं हम? फोरामेन सीकम। नहीं 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 नहीं, आप गलती कर रहे हो। गड्ढे के लिए तो शब्द फोसा यूज होता है, छेद के लिए शब्द फोरामीना यूज होता है। आपको इसे बोलना चाहिए फोसा सीकम। क्या बोलना चाहिए? फोसा सीकम बोलना चाहिए। लेकिन आप सर इसको फोरामेन सीकम क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये गड्ढा एम्ब्रियोनिक स्टेज में छेद था। आज हमारे अंदर ये गड्ढा है क्योंकि वो छेद भर के गड्ढा बच गया यादगार के रूप में, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या था? छेद था। लेकिन सर जीभ पे छेद का क्या काम? बता रहा हूं। ये जीभ है हमारी, इस पे ये छेद है, इस छेद से एक ट्यूब निकली, और ये ट्यूब गई गले में। कहां गई? गले में, थायराइड ग्लैंड का निर्माण करने। और जैसे ही थायराइड ग्लैंड का निर्माण हो गया, ये ट्यूब भी नष्ट हो गई और ये छेद भी भर गया, और इसकी यादगार क्या बची? गड्ढा। तो हम इसे एम्ब्रियोनिक
इसकी यादगार ताजा करने के लिए हम इसे नाम क्या देते हैं, फोरामेन सिका। अदरवाइज ये अभी प्रेजेंट स्टेज में किस अवस्था में है, गड्ढे के रूप में, फोसा की अवस्था। गेटिंग नो? अच्छा, फिर ये टंग का डोर्सल सरफेस है, टंग का डोर्सल सरफेस है, इसको मैंने ऐसे किया और सामने से फोटो खींच ली, तो ये फोटो ऐसी आएगी। ये डोर्सल सरफेस टंग का, पीछे वाला फेरेंजियल पार्ट, आगे वाला ओरल पार्ट, बीच में सल्कस टर्मिनलिस। अच्छा, फेरेंजियल पार्ट का गुण बताओ क्या था, क्या मिलता है यहाँ पर, कुछ याद आया? लिंगुअल टॉन्सिल, याद आया? और फिर आते हैं ओरल पार्ट पे। ओरल पार्ट जो मेजर हिस्सा 2/3 पार्ट है। सर आपने इसको ओरल पार्ट इसलिए कहा क्योंकि ओरल कैविटी में समझ आया, लेकिन सर आपने इसको पेपिलरी पार्ट क्यों कहा? ओरल पार्ट को पेपिलरी पार्ट क्यों कहा? क्योंकि इस हिस्से में पेपिला मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पेपिला। सर ये पेपिला क्या होते हैं? पेपिला होते हैं एपिथेलियम के बने हुए पहाड़। देखो ये जीभ है, कवर्ड किससे होगी? एपिथेलियम से, क्योंकि बॉडी की हर चीज लाइंड और कवर्ड किससे होती है? एपिथेलियम से। तो अंदर का एपिथेलियम है तो गीला होगा, नाम क्या पड़ गया? म्यूकोजा। एपिथेलियम कह दो या फिर म्यूकोजा कह दो, तो ये कवर्ड किससे होगा? ये हिस्सा म्यूकोजा से। तो जो ओरल पार्ट की म्यूकोजा होती है वो इस तरह से पहाड़ बनाती है, इस तरह से। ओरल पार्ट की जो म्यूकोजा है जीभ की, डोर्सल सरफेस की, वो क्या बनाती है? इस तरह से एपिथेलियम के पहाड़ बनाती है, और इन पहाड़ों को बोलते हैं पेपिला। क्या बोलते हैं? और इनमें से कुछ पेपिला के अंदर सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती हैं। क्या होती हैं? और इन सेंसरी नर्व एंडिंग्स को बताओ टेस्ट बड क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि किस चीज का सेंसेशन लेके जा रही हैं? टेस्ट का। इस फोटो को देख के क्वेश्चन करेंगे, इस फोटो को देख के क्वेश्चन करेंगे। ऑल पेपिला हैव टेस्ट बड्स। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। सभी पेपिला में टेस्ट बड नहीं होते। अरे यस और नो? आगे जाके मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ओरल पार्ट में, पेपिलरी पार्ट में 4 तरह के पेपिला होते हैं, लेकिन एक इसका 200 स्टार क्वेश्चन मैं पहले करवा दूं। 200 स्टार क्वेश्चन मतलब वो, 200 स्टार मतलब वो कि ये क्वेश्चन जस्ट आया पड़ा है, जाके तुम्हें अटेम्प्ट करना है। तो मेरी क्लास में 200 स्टार का मतलब समझ आया? तो पहले मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करवा दूं। बार बार क्वेश्चन आता है कि कौन से पेपिला में टेस्ट बड नहीं होते, कौन से पेपिला में टेस्ट बड नहीं होते? फिलिफॉर्म। ये बात याद रखना, बाकी सारी बकवास भूल जाना चाहे पेपिला के बारे में, ये क्वेश्चन नहीं भूलना हमको। कौन से पेपिला में टेस्ट बड नहीं होते? फिलिफॉर्म। अच्छा ये बात समझ आ गई कि ओरल पार्ट का नाम पेपिला पार्ट, पेपिलरी पार्ट क्यों पड़ा? इसमें 4 तरह के पेपिला पाए जाते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं? चारों तरह के पेपिला के गुण, रूप, कैरेक्टरिस्टिक सब रखते हैं। और मैंने शायद पिछली बार भी तुम्हें बताया था कि बायोलॉजी में जो नाम होता है ना, वही बहुत कुछ कह जाता है, रटने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर तुम्हें बायोलॉजी में शब्दों को पढ़ना आ जाए तो आधे गुण तो तुम्हें टर्मिनोलॉजी से ही पता लग जाए। क्योंकि मैंने पिछली बार भी कहा था तुम्हें कि मानव अपना नाम कुछ भी रख सकता है, नाम रख लेगा शांति देवी, अशांति वही फैलाएगी, गुणों के आधार पे नाम नहीं रखता। लेकिन बायोलॉजी में नाम जो है गुणों के आधार पे होते हैं। तो अगर हमें शब्दों को पढ़ना आ जाए तो चीजों के आधे गुणों में वैसे ही पता लग जाए। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, पहला पेपिला कौन सा लिखा मैंने? फंजाई फॉर्म। नाम से पता लग रहा है फंजाई जैसा होगा, मशरूम जैसा होगा। तो देखो है ना मशरूम जैसा, स्फेरिकल टॉप है और इसको नीचे डंडी है, पेडिकल है। अरे यस और नो? अच्छा, ये पेपिला, वैसे तो सारे पेपिला पूरे टंग में फैले होते हैं, लेकिन मोस्टली ये पेपिला कहाँ होते हैं? आगे वाले हिस्से में, एंटीरियर पार्ट में। अच्छा बताओ, तुम्हारी जीभ का कौन सा हिस्सा पिंक होता है, कौन सा हिस्सा ज्यादा व्हाइट होता है? आगे वाला हिस्सा कि बीच वाला हिस्सा? कौन पिंक कौन सा होता है? आगे वाला। और व्हाइट कौन सा होता है? बीच वाला, मेजर हिस्सा। अब तुम बताओ आगे वाला हिस्सा पिंक क्यों हुआ होगा? क्योंकि इस पेपिला का कलर ही क्या है? पिंक। देखो रटने वाली बात है क्या? इस फोटो को अगर हमने आंखों में बसा लिया, शब्दों को पढ़ना सीख लिया, आधी टेंशन तुम्हारी वैसी चली। अरे सर नो? फिर दूसरा पेपिला है, देखिए फिलिफॉर्म। क्या है? फिली। फिली माना फिलामेंट, धागा। अगर धागे की तुम ऐसे बत्ती सी बना दो तो ऐसी आएगी, थ्रेड लाइक या फिर कोनिकल। और देखो ये पेपिला कहाँ पे है? कहाँ पे? सेंट्रल पार्ट में है। कौन से कलर का है? इसका मतलब ये व्हाइट कलर का। और इसका मतलब ये मैक्सिमम भी, क्योंकि मेजर हिस्सा टंग का। अरे सर नो? लेकिन एक बात नहीं समझ आई सर, ईश्वर ने वो चीज मैक्सिमम दे दी जो किसी काम की नहीं है। क्या ईश्वर ने गलती कर दी? देखो ना, टेस्ट बट इसमें नहीं है, तो ईश्वर ने वो चीज दे दी जो काम की नहीं है, वो मैक्सिमम दे दी। ऐसा हो सकता है क्या? इसका मतलब दया कुछ तो गड़बड़। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि पेपिला का काम सिर्फ टेस्ट सेंसेशन है? क्या और काम नहीं हो सकता? पेपिला हो सकता है ना। एक सरफेस पे तुम 10,000 1,00,000 कीले लगा दो, क्या हो गया? सरफेस क्या हो गया? रफ। कोई समझ आया? ये कीले ही तो है। ऊपर पैलेट, उसका वेंट्रल सरफेस पैलेंटाइन रुगे की वजह से रफ। नीचे जीव, उसका डोर्सल सरफेस फिलिफॉर्म पेपिला की वजह से रफ। बकल कैविटी रफ हो गई।
स्लिपेज ऑफ फूड को रोकने के लिए ईश्वर ने ऐसा इंतजाम किया है। लेकिन मेन पॉइंट क्या है? नो टेस्ट। फिर है फोलिएट पेपिला। क्या फोलिएट का मतलब क्या होता है बॉटनी में? पत्ती। तो देखो फोटो से ही पता लग रहा है पेपिला कैसा है, पत्ती जैसा, लीफ लाइक है। अच्छा एक बात सुनेंगे मेरी, ध्यान से सुनना, मीडियल और लेटरल के बारे में बता रहा हूँ क्या होता है। ये बॉडी की मिड एक्सिस है जो बीचों बीच से जा रही है। मिड एक्सिस भी बोल सकते हैं इसे, सेंट्रल एक्सिस। मैं दोबारा कह रहा हूँ, मेरा अगर एक भी शब्द आप मिस करते हैं आप जरूर सफर करेंगे। मेरा एक भी शब्द मिस नहीं होना चाहिए। मैं दोबारा कह रहा हूं, मिड एक्सिस और सेंट्रल एक्सिस क्या है जो बॉडी के बीचों बीच से जा रही है? गेटिंग और नॉट? ये मिड एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस है। इसके पास जो चीज होती है उसे बोलते हैं मीडियल। क्या बोलते हैं? और इससे दूर जो चीज होती है उसे बोलते हैं लेटरल। पास वाली मीडियल मतलब टूवर्ड्स वाली मीडियल, और दूर वाली लेटरल। तो मेरे हाथ क्या है? लेटरल है। अगर कोई चीज यहां पे पड़ी होगी तो क्या होगी? मीडियल। लेकिन एक बात याद रखना, मीडियल और मिड में अंतर है। टूवर्ड्स मिड इज मीडियल, मिड तो ये हो गया, और टूवर्ड्स मिड इज मीडियल। तो मिड और मीडियल शब्द में फर्क होता है। जो सेंट्रल एक्सिस है अगर वो बीचों बीच से जा रही है तो जीभ के भी बीचों बीच से जाएगी। तो बताओ फोलिएट पेपिला मीडियल है क्या लेटरल है? लेटरल। और लेटरल वाले पार्ट को भी देखो तुम, ये लेटरल वाले पार्ट को भी मैं 3 हिस्सों में बांट सकता हूं, एंटीरियर, मिड और पोस्टीरियर। तो बताओ क्या है ये? मिड लेटरल है। क्या है? मिड। तो जब भी बायोलॉजी में कभी इस तरह की टर्मिनोलॉजी आएगी, पोस्टीरियर लेटरल, मिड लेटरल, एंटीरियर लेटरल, पहचान लो कि क्या बोल रहा है। एंटीरियर लेटरल, मिड लेटरल, पोस्टीरियर लेटरल। तो ये मिड लेटरल है, समझ आया? उसके बाद ये पेपिला वेस्टिजियल होते हैं ह्यूमन में, ये किसी काम के नहीं होते। फिर आते हैं सर्कमवेलेंट पेपिला। पे नाम से पता लग रहा है सर्कम मतलब गोल गोल होंगे, और 2 एल याद रखना, लार्जेस्ट एंड लीस्ट। और नंबर देखिए इसका कितना है, नियर अबाउट 8 से 12। फिजियोलॉजी में 2 ही चीजें 8 से 12 आएंगी, एक तो ये पेपिला जो किसी काम के नहीं, कभी नहीं पूछा जाता, और दूसरी सबसे क्या, तुम्हारी किडनी में मेडुलरी पिरामिड्स, रीनल मेडुलरी पिरामिड्स, वो भी कितने होते हैं? 8 से 12। वो पूछे जाते। गेटिंग और नॉट? भूल भी जाओ पेपिला, ऐसी तैसी करा गए पेपिला, लेकिन एक बात नहीं भूलनी, कौन से पेपिला में टेस्ट बड नहीं होते हैं? फिलिफिन। समझ आया? चलिए जीभ के काम बताइए, टंग के काम बताइए। फूड मिक्स करना बताइए, अच्छा काम बताओ, और अच्छा काम बताओ। मैस्टिकेशन ऑफ फूड, च्यूइंग ऑफ फूड, खाने को चबाने में मदद करना। सर जीभ खाना चबा रही है? सर दांत खाना चबाते हैं। अरे दांतों के नीचे खाने को दिया किसने? जीभ ने तो दिया। इसलिए जीभ भी मैस्टिकेशन और च्यूइंग ऑफ फूड में मदद करती है। दूसरा काम क्या है? स्पीच। शब्द आवाज किसने बनाई? कंठ ने, लैरिंग्स ने। उस आवाज को शब्दों में कन्वर्ट किसने किया? लिप्स ने, पैलेट ने, टंग ने। गेटिंग और नॉट? तो स्पीच फॉर्मेशन। तीसरा काम क्या है? टेस्ट सेंसेशन। गेटिंग और नॉट? लेकिन पूरी जीभ हर टेस्ट को सेंस नहीं करती। जीभ में अलग अलग एरिया होते हैं अलग अलग टेस्ट को सेंस करने के लिए। ये फोटो इसी चीज को बता रही है। 4 तरह के टेस्ट होते हैं। अरे सर नो, सबसे अच्छा टेस्ट मीठा, तो ईश्वर ने मीठा को सेंस करने के लिए एरिया सबसे आगे बनाया। सबसे गंदा टेस्ट कड़वा, सबसे पीछे बनाया। मिड लेटरल में खट्टे का, एंटीरियर लेटरल में सॉल्ट, और सॉल्ट एरिया किससे ओवरलैप कर रहा है? स्वीट से ओवरलैप कर। जीभ के बहुत सारे काम है, लेकिन जीभ को कोई भी काम करना है तो जीभ को हिलना डुलना पड़ेगा। और फिजियोलॉजी में, जूलॉजी में किसी भी चीज को हिलाने डुलाने के लिए क्या चाहिए? मसल। तो जीभ बनी ही किससे है? मसल से। 2 तरह के मसल हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। ये बाहर अरेंज है, ये अंदर अरेंज है। एक्सट्रिंसिक मसल के बाजू में मैंने साइन बनाया, किस चीज का साइन है ये? रिवर्सिबल का। एक ट्रिक है कि एक्सट्रिंसिक मसल क्या काम करेंगी? जीभ को अंदर बाहर, मुंह से, बक्कल कैविटी से अंदर बाहर। अब अंदर बाहर इसने कर दिया, अब अंदर अंदर कौन करेगा? साइड वे मूवमेंट, इंट्रिंसिक। शेप चेंज कौन करेगा? इंट्रिंसिक मसल। समझ आया? तो ये हो गई टंग, बक्कल कैविटी का फ्लो। अब क्या पढ़ना है? साइड की दीवारें। साइड की दीवारें किसने बनाई? चीक ने। चीक तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्या स्किन है, मसल है। और उसके नीचे क्या है? जबड़े, और जबड़े में लगे हुए दांत। तो हमें साइड की दीवारों में जबड़े और उसमें लगे हुए दांत पढ़ने हैं। 2 जबड़े हैं, कौन कौन से बताइए? अपर जो एंड लोअर जो। कौन सी हड्डी से बना अपर जो? और नीचे वाला? मैंडिबल। मैंडिबल, मैंडिबल। देखो स्केलेटल सिस्टम से एक क्वेश्चन आता है कि हमारी फेस की इकलौती हड्डी बताओ जो हिल डुल सकती है, मूवेबल है, दैट इज मैंडिबल, लोअर। यहां तक समझ आया? जबड़े मैंने पढ़ा दिया तुम्हें। अब इसमें लगे हुए क्या पढ़ने हैं? दांत।
जो ये जॉ बोन्स हैं, जबड़े हैं, इनमें ईश्वर ने दांत जड़े हैं, लेकिन बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही मजबूती से। सर मतलब ईश्वर ने दांत जड़ने से पहले इन जॉ बोन्स में सॉकेट्स बनाई। आप देखिए इस तरह की सॉकेट्स बनाई, देख रहे हैं आप, इस तरह की सॉकेट्स बनाई, जिन्हें कहते हैं एल्विलाई। क्या कहते हैं? लंग्स वाली एल्विलाई नहीं, ये हड्डी की सॉकेट है। देखिए आप, ये हड्डी की सॉकेट दिख रही है, इसको मैंने क्या कहा? एल्विलाई। और इसमें दांत जड़ा हुआ है, और इन सॉकेट्स के अंदर ईश्वर ने दांतों को इस तरह से बहुत खूबसूरती से जड़ा। समझ आया? लेकिन सर इतनी मजबूती क्यों? क्योंकि ईश्वर को पता था कलयुग आएगा, मानव डिशुम डिशुम करेगा, और दांत एक बार उखड़ गए, परमानेंट दांत दूसरी बार आते भी नहीं। अरे सर नो, इसलिए ईश्वर ने कहा पक्के तौर पे कि 4-5 घुसे तक तो ठीक ही जाए। अरे सर नो, दांतों की अरेंजमेंट के लिए अंग्रेजी में शब्द यूज होता है, अंग्रेजी में डेंटिशन। क्या? डेंटिशन। तो इस तरह का डेंटिशन, इस तरह दांतों का अरेंजमेंट कहलाता है थिकोडोंट डेंटिशन। क्या? ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बार बार आता है फर्स्ट पेज से, कि मानव का डेंटिशन कैसा है? थिकोडोंट। मैमल्स का डेंटिशन कैसा है? थिकोडोंट। लेकिन एक जानवर है जो अपनी जाति पर धब्बा है, क्रोकोडाइल। ये रेप्टाइल है, पता है ना? रेप्टाइल है। और तुमने पढ़ा है डाइवर्सिटी में कि रेप्टाइल में क्या होता है, जैसे इसमें तो क्या हुआ, जॉ बोन की सॉकेट्स के अंदर दांत जड़ा हुआ है, थिकोडोंट डेंटिशन। गेटिंग? रेप्टाइल में क्या होता है, जॉ बोन है और उसके साइड से दांत जड़ा होता है इस तरह से। इस डेंटिशन को बोलते हैं प्लूरोडोंट। क्या बोलते हैं? तो रेप्टाइल में कैसा डेंटिशन मिलना चाहिए, लेकिन क्रोकोडाइल में कैसा मिलता है? थिकोडोंट। याद रखना, क्रोकोडाइल अपनी जाति पर धब्बा है, क्योंकि पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी में इसमें कोई भी गुण अपनी जाति वालों का नहीं मिलेगा। इसमें मैक्सिमम गुण कैसे मिलेंगे? मैमल जैसे मिलेंगे। तो आजकल तो क्वेश्चन भी आता है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन धब्बा इज धब्बा ऑन देयर जाति? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। आंसर हमेशा 4 होता है, ऑल ऑफ द अबव। हर सिस्टम में धब्बा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में, रेप्टाइल में डायफ्राम नहीं मिलनी चाहिए, इसमें मिलेगी मैमल वाला गुण। सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 चैम्बर्ड हार्ट मिलना चाहिए, 4 चैम्बर्ड हार्ट मिलेगा मैमल वाला। एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरिया एक्सक्रीटरी बेसिस का नहीं होना चाहिए, लेकिन मैमल जैसा यूरिया एक्सक्रीटरी बेसिस में मिलेगा। और आज डाइजेस्टिव सिस्टम में थिकोडोंट डेंटिशन इसमें नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मैमल जैसा डेंटिशन थिकोडोंट इसमें मिलेगा। तो पूरी फिजियोलॉजी में ये अपनी जाति के नाम पर धब्बा है। तो डाइवर्सिटी में तुम क्रोकोडाइल को देख के लाट टपका सकते हो कि रेप्टाइल है, लेकिन याद रखना फिजियोलॉजी में ध्यान रखना, लाट टपकाने से पहले क्रोकोडाइल को हमें मैमल के अंदर इंक्लूड करना, इस कैटेगरी में इंक्लूड करके चलना है। अरे यस और नो? समझ आया? सर आपने इतनी रामायण गा दी कि जबड़े में दांत जड़े हैं, थिकोडोंट डेंटिशन है। अरे भाई ये तो बता दो कि दांत है क्या? ये तो बता दो, दांत जैसे जड़े हुए हैं, ठीक है, ये तो बताओ दांत है क्या? तो दांत है ये, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सिंप्लीफाई करके पढ़ाऊंगा। कोई तुमसे पूछे दांत क्या है, बोलेंगे ये, ले पढ़ ले। सर ये क्या है? चलो इसको भी छोड़ो, दांत मेनली ये है। अब सर ये क्या है? डेंटाइन। बहुत ध्यान से सुनना, दांत मेनली किससे बना है? डेंटाइन से। और डेंटाइन इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, मेसोडर्मल इन ओरिजिन। तो दांत मेनली किससे बना है? मेसोडर्म से। तो सर खत्म, टॉपिक खत्म। एक गड़बड़ हो गई। दांत मेनली डेंटाइन से बना है, और ईश्वर डेंटाइन को कैसा बना दिया? ईश्वर ने गलती से सॉफ्ट, कैसा बना दिया? नरम बना दिया, कोमल बना दिया। तो सर आपको दिक्कत क्या हो रही है? अच्छा दांतों का काम क्या होता है? खाना चबाना। पता लगा खाना चबाते चबाते दांत ही चब गए, अरे सॉफ्ट है ना। तो ये दिक्कत ईश्वर को समझ आ गई कि दांतों को डेंटाइन से, सॉफ्ट मटेरियल से बना के मैंने गड़बड़ कर दी। तो ईश्वर ने क्या किया? एनिमल किंगडम का हार्डेस्ट मटेरियल लिया, इनेमल, और इसकी कैप तैयार की और इसके ऊपर ढक दी। अरे अब तो नहीं होगा शेयरिंग टेयरिंग। अरे यस और नो? ई फॉर इनेमल, ई फॉर एक्टोडर्म। ये किससे बना है? एक्टोडर्म से। तो मेरा दांत कैसा हो गया? एक्टोमीजोडर्म। दांत की उत्पत्ति क्या है, ओरिजिन क्या है? एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल, बोथ? बोथ ऑप्शन में नहीं है। फिर बोथ ऑप्शन में नहीं है, फिर मेसोडर्मल, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया दांत मेनली किससे बना है? डेंटाइन से, दैट इज मेसोडर्मल। समझ आया? एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले इनेमल को पढ़ते हैं। देख समझ तो आ रहा है तुमने? ये इनेमल है, देखो है ना, और ये मेन क्या है? डेंटाइन। इनेमल को पढ़ते हैं। ये जो इनेमल है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक्टोडर्म ने एक सेल बनाए, अमीलोब्लास्ट। क्या? और उन्होंने इनेमल की उत्पत्ति की। इनेमल की उत्पत्ति अमीलोब्लास्ट सेल करके चले गए। अरे यस और नो? तो इनेमल कैसा हो गया? एक्टोडर्मल। लेकिन सर एक बात नहीं समझ आई, आपने इसे कहा हार्डेस्ट मटेरियल,
लेकिन बायोलॉजी में तो किसी भी चीज को हार्ड करने के लिए इनऑर्गेनिक सब्सटेंस चाहिए होता है, मिनरल चाहिए होते हैं। याद करो, हड्डी को हार्ड करना था कार्टिलेज की तुलना में, तो कैल्शियम मिनरल जमा किए थे। तो किसी भी चीज को बायोलॉजी में हार्ड करने के लिए क्या जमा करना होता है इसमें? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अरे यस और नो? तुम्हें पता है हड्डी में कितने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं? 62%। कितने होते हैं? कितने होते हैं? 62। और तुम देखो हड्डी को तुम हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ द एनिमल किंगडम बोलते हो। क्या बोलते हो? हार्डेस्ट टिश्यू। अब इधर देखो तुम, इधर देखो तुम, तुलना करो, इनेमल को क्या बोलोगे? समझ रहे? तो उसका भी बाप है, सुपर डुपर बाप। कितना सारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो क्वेश्चन याद रखना, क्वेश्चन में अगर लिखा हो हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ द एनिमल किंगडम इज बोन, हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द एनिमल किंगडम इज इनेमल। ये मटेरियल है, टिश्यू नहीं है। किसी भी चीज को हार्ड करना हो उसमें जा तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की मात्रा बढ़ा दो, या फिर पानी की मात्रा कम कर दो। तो इसमें पानी की मात्रा भी कम है। गेटिंग और नॉट? और 1% क्या है इसमें? प्रोटीन। कौन से? इनेमल इन प्रोटीन, अमीलोजेनिन प्रोटीन, ऐसे मॉड्यूल में तुम्हारे लिखे होंगे। गेटिंग और नॉट? तो ये इनेमल का कॉम्पोजिशन हो गया। अब मुझे क्या पढ़ना है इनेमल के बाद? डेंटाइन। ये मेरा मेजर हिस्सा है दांत का, मेसोडर्मल इन ओरिजिन, दैट इज डेंटाइन। समझ आ रहा है डेंटाइन को? अब जो ये डेंटाइन है, ये डेंटाइन है, मैंने जब इसको ध्यान से देखा तो देखा इसके नीचे छेद है। क्या है? नीचे छेद है, और इस छेद का नाम है एपिकल फोरामिना। क्या नाम है? क्यों? क्योंकि इसकी अपेक्स पे प्रेजेंट है तो एपिकल बोला, और छेद है तो फोरामिना, एपिकल फोरामिना। और एपिकल फोरामिना जिस कैविटी में जा रहा है, इस कैविटी का नाम है पल्प कैविटी। क्या नाम है? पल्प। अब देखिए ये डेंटाइन, नीचे छेद है, देखिए एपिकल फोरामिना, और किस कैविटी में खुला है? दैट इज, ये कैविटी क्या है? पल्प कैविटी। कैविटी मेरे लिए इंपॉर्टेंट पता है क्यों है? ध्यान से देखो, पल्प कैविटी को कवर कौन कर रहा है? पल्प कैविटी को कवर कौन कर रहा है? ओडोंटोब्लास्ट सेल। इनेमल किसने बनाई थी? अमीलोब्लास्ट सेल ने। और डेंटाइन कौन बनाएगा? ओडोंटोब्लास्ट सेल। ओडोंटोब्लास्ट सेल डेंटाइन बनाएंगे। अरे यस और नो? लेकिन ये गड़बड़ है। क्या? ओडोंटोब्लास्ट सेल ने डेंटाइन मटेरियल बना दिया। लेकिन डेंटाइन रीजन तो बहुत बड़ा है, इस डेंटाइन मटेरियल को दूर दूर तक छोड़ के आना पड़ेगा। अरे यस और नो? तो ईश्वर ने ओडोंटोब्लास्ट सेल को ट्रांसपोर्ट के लिए क्या दे दिया? पतली पतली कैनालिकुलाई दे दी। क्या दे दी? पतली पतली कैनालिकुलाई, ताकि डेंटाइन मटेरियल बना के दूर दूर तक छोड़ा जा सके, इसलिए। अरे यस और नो? यहां तक समझ आया? अब मैं जो समझा रहा हूं इसे ध्यान से समझना, इस सीक्वेंस से मैं रिपीट नहीं करूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। एपिकल फोरामिना का खुला रहना कहते हैं बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक एपिकल फोरामिना खुला है, अंदर पल्प कैविटी में कौन जा रहा है? ब्लड वेसल्स जा रही है। तो सर ब्लड वेसल जा रही है, तो ब्लड वेसल न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन लेके जा रही है। किसके लिए? ओडोंटोब्लास्ट सेल के लिए। और जब तक ओडोंटोब्लास्ट सेल को न्यूट्रिशन ऑक्सीजन मिलता रहेगा, ओडोंटोब्लास्ट सेल जिंदा रहेंगे। और जब तक ओडोंटोब्लास्ट सेल जिंदा रहेंगे तब तक डेंटाइन बनता रहेगा, और तब तक डेंटाइन ग्रो करता रहेगा, मतलब दांत ग्रो करता रहेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि दांत ग्रो करता रहे तो एपिकल फोरामिना खुला रहना बहुत जरूरी है। अब तुम्हें समझ आया? एक निर्धारित आयु के बाद हमारे अंदर दांत ग्रो करना बंद क्यों कर देते हैं? क्योंकि हमारे दांतों का एपिकल फोरामिना बंद हो जाता है, ब्लड वेसल अंदर जा ना पाए, ओडोंटोब्लास्ट सेल को न्यूट्रिशन मिल ना पाए, ओडोंटोब्लास्ट सेल मर गए, डेंटाइन बनेगा नहीं, दांत ग्रो नहीं करेगा। इसलिए हमारे अंदर निर्धारित आयु के बाद दांत ग्रो करना बंद कर देते हैं। अरे यस और नो? हाथी के टस्क निरंतर बढ़ते रहते हैं। उतरने वाले जानवरों के आगे के इंसाइजर दांत निरंतर बढ़ते रहते हैं। वॉलरस के कैनाइन निरंतर बढ़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इन जानवरों के इन दांतों का एपिकल फोरामिना सदाकाल के लिए खुला रहता है। ऐसे दांत जिनका एपिकल फोरामिना सदाकाल के लिए खुला रहता है, ऐसे दांतों को बोलते हैं ओपन रूटेड टीथ। क्या? क्यों बोला ऐसा? क्योंकि इनकी रूट पर प्रेजेंट दांतों की एपिकल फोरामिना सदाकाल के लिए ओपन है। ओपन रूटेड टीथ। क्या ओपन रूटेड टीथ हमारे अंदर होंगे? समझ आए यहां तक? तो दांत मतलब इनेमल एंड डेंटाइन। समझ आए यहां तक? अब इस दांत को हड्डी की सॉकेट में जड़ना है। हड्डी की सॉकेट में फिक्स करने के लिए फेविकोल लगाना पड़ेगा, सीमेंट लगाना पड़ेगा। तो ईश्वर ने हमें 2 सीमेंट दिए, 2 सीमेंट दिए उसको फिक्स करने के लिए। पहला सीमेंट का नाम ही सीमेंटम लेयर है। ये सीमेंटोसाइड से बनी है। देखिए आप ये रेड रेड लेयर देख रहे हैं वाली, ये सीमेंटम लेयर दांतों को हड्डी से जोड़ती है, सीमेंटम लेयर। और दूसरा आपको ये लिगामेंट दिख रहे हैं, ये लिगामेंट लाइक स्ट्रक्चर, ये भी दांत को हड्डी से जोड़ते हैं, इनको बोलते हैं पेरिडोंटल लिगामेंट। ये नंबर 2 सीमेंट है। इन दोनों सीमेंटों ने हमारे दांत को हड्डी से जोड़ दिया। कभी कभी कुछ बुक्स इन दोनों को मिला के पेरिडोंटल मेम्ब्रेन भी कह देती है। अरे यस और नो?
लेकिन हम कोई कुछ नहीं पूछता इसमें से, मैंने तो ऐसे ही बताया शगुन के तौर पे, गेटिंग और नॉट, कि हमारा दांत बहुत मजबूती से हड्डी की सॉकेट से हो है, कर लेंगे। तो ये तो क्लासिफिकेशन मेरे ने बता दी, इनेमल प्लस डेंटाइन इज इक्वल टू टीथ। लेकिन याद करो बचपन में छोटी क्लास की मैडम हमें बताती थी कि दांत के 3 हिस्से होते हैं, क्या? क्राउन, नेक और रूट। याद आया? क्राउन वाला हिस्सा ये एक्सपोज्ड हिस्सा दांत का किसने बनाया? मेनली इनेमल। और रूट वाला हिस्सा वो जो हड्डी की सॉकेट में। अब ये सर नेक वाला हिस्सा क्या है? इसको समझने के लिए तुम्हें गम समझना पड़ेगा, क्या होता है, मसूड़े क्या होते हैं, ये समझना पड़ेगा। देखो एक दांत यहाँ है, एक दांत यहाँ भी होगा, 2 दांतों के बीच में हड्डी दिख रही है। क्या तुम्हारे केस में ऐसा होता है? शीशे में दांत देखते हो, 2 दांतों के बीच में हड्डी दिखती है, पिंक पिंक म्यूकोजा दिखती है, हाँ? क्यों? क्योंकि इस हड्डी को किसने कवर कर लिया? पिंक पिंक म्यूकोजा ने। उसी पिंक म्यूकोजा का नाम है गम। क्या नाम है? गम, मसूड़े। और दांत का वो हिस्सा जो केवल और केवल गम में है उसे बोलते हैं नेक। समझ आया? 3 पार्ट, क्राउन, नेक एंड रूट। गेटिंग और नॉट? तो ये मैंने तुम्हें दांत पढ़ा दिया। अब हमें ये पढ़ना है, क्या हमारे बक्कल कैविटी में सारे दांत एक जैसे होते हैं कि नहीं होते? अब हमें ये पढ़ना है, तब तक नोट करेंगे। सबसे पहले ये फोटो मिटाऊंगा मैं, इसमें ये चारों चीजें जल्दी से नोट करो। इसे मिटाने वाला हूं, ये 4 चीज लिखो, सल्कस, सेप्टम, फोरामिना, फोसा। ये 4 चीजें जल्दी से।
कोई बच्चा फोटो नहीं खींचेगा। जो नहीं समझ आ रहा उसे छोड़ दो, जो पढ़ाऊंगा आ जाएगा समझ। जल्दी जल्दी नोट करो बस, अच्छे से समझा दूंगा इसको मैं।
एक एक बात को बहुत ही ध्यान से सुनना है। छोटी छोटी बातें हैं, पता है, कीवर्ड्स हैं, कुछ ज्यादा अपने को उसमें वो नहीं करना, कंसेप्ट को समझना, ओरिएंटेशन बनाना, बस खत्म बात। फिजियोलॉजी में इतना सा भी कर लोगे आप तो आप बहुत कॉन्फिडेंस फील होगा आपको इस टॉपिक में। चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट करते रहना, लास्ट है, इसके बाद नहीं पढ़ेंगे, लास्ट है, ठीक है। नोट करते रहना, बाद में स्टॉप राइटिंग, ध्यान से सुनना। देखो, टीथ में जो मैक्सिमम जो बच्चों को टेंशन होती है, या फिर जो ऐसा टीथ से जो गंदे से गंदा क्वेश्चन बनता है, वो इस पार्ट से बनता है, टाइप्स ऑफ टीथ से बनता है, कि हमारे अंदर कौन कितने तरह के दांत हैं, उनका शेप क्या है, उनका फंक्शन क्या है, फिर वो दांत कब गिरते हैं, फिर वो दांत के नंबर बताओ। तो ये सब चीजों से बचने के लिए इस फोटो को हमें आंखों में बसाना है। अगर इस फोटो को हमने याद कर लिया, तुम्हारे सारे दुख ये फोटो हर लेगी। हुआ क्या, मैंने तुम्हें बताया था कि हमारा डेंटिशन कैसा है, बहुत ध्यान से सुनना है, स्टॉप राइटिंग। मैंने तुम्हें बताया था हमारा डेंटिशन कैसा है, थिकोडोंट है, हमारे जॉ बोन के अंदर सॉकेट में दांत जड़ा हुआ है। और मैंने ये भी बताया था कि हमारे सारे दांत सेम नहीं है। अगर स्ट्रक्चर वाइज, फंक्शन वाइज सारे दांत हमारे सेम हो तो वो डेंटिशन क्या कहलाता है, होमोडोंट। होमोडोंट डेंटिशन फिश और एम्फीबियन में देखने को मिलता है, आपने डायवर्सिटी में सुना होगा। लेकिन हमारे अंदर 4 तरह के दांत पाए जाते हैं जो स्ट्रक्चर वाइज, फंक्शन वाइज वेरी करते हैं। तो हमारे डेंटिशन को क्या बोलते हैं, हेटेरोडोंट। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है बार बार, मानव का डेंटिशन कैसा है, थिकोडोंट एंड हेटेरोडोंट। तो हम मैमल्स में 4 तरह के दांत पाए जाते हैं। सर कौन कौन से दांत होते हैं और उनका शेप क्या है, फंक्शन क्या है, बताइए। तो मैंने इसको पढ़ने के लिए क्या किया, ये जबड़ा है, अपर और लोअर, मैंने इसको ऐसे खोला और सामने से फोटो खींच ली। तो ये फोटो ऐसी आएगी, ये अपर जो, ये लोअर जो। अपर जो को भी 2 हिस्सों में बांट लिया एक लाइन से, 2 अपर हाफ, लोअर जो को भी 2 हिस्सों में बांट लिया, 2 लोअर हाफ। तो 4 क्वाड्रेंट बन गए। सर आपने ये किस खुशी में किया, 4 क्वाड्रेंट किस खुशी में बनाए, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि प्रत्येक क्वाड्रेंट में मिलने वाले दांत स्ट्रक्चर वाइज, फंक्शन वाइज, नंबर वाइज बाकी क्वाड्रेंट के तुलना में सेम है। तो किसी अगर एक क्वाड्रेंट की मैं स्टडी कर लूंगा तो बाकी क्वाड्रेंट की स्टडी अपने आप हो जाएगी। तो मैं ये अपर हाफ क्वाड्रेंट की स्टडी कर रहा हूँ। सबसे आगे देखिए कौन से दांत है। सर सबसे आगे कैसे हो गए, जबड़ा बंद करो तो सबसे आगे यही दांत आए ना। सबसे आगे देखिए, फोटो से पता लग रहा है दांत कैसे हैं, छेनी जैसे। छेनी समझते हैं आप, जिसपे मजदूर हथौड़ा मारता है, तो अंग्रेजी में उसे चीजल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चीजल। तो ये दांत हैं चीजल जैसे, इनको क्या बोलते हैं, इंसाइजर। और ये दांत कुतरने के काम आते हैं, ग्नोइंग के काम आते हैं। फंक्शन क्या है, ग्नोइंग। तो कुतरने वाले जानवरों में ज्यादा विकसित होंगे। हमारे अंदर तो हाँ रोडेंट्स में विकसित होंगे। हमारे अंदर तो इन दांतों का काम क्या होगा, सेब का बाइट लेना है, बाइटिंग के काम है। अरे यस और नो। फिर उसके बाद देखिए, लंबे और पॉइंटेड दांत हैं, लॉन्ग एंड पॉइंटेड दांत, कौन से, कैनाइन। अब लंबी पॉइंटेड चीज को कहीं अड़ा दो और खींच लो, क्या कर देगी उस चीज का, चीर फाड़। तो इसका काम क्या है, चीर फाड़, शेयरिंग एंड टीयरिंग। और नाम से पता लग रहा है दांत किसमें विकसित ज्यादा होंगे, कार्निवोरस में। फिर है, ये मुख्य दांत है हमारे, मोलर और प्रीमोलर। मोलर से आगे वाले क्या है, प्रीमोलर। ये कैसे हैं, ट्रायंगुलर। और ये कैसे हैं, मोलर दांत रेक्टेंगुलर। क्यों सर ये मुख्य दांत क्यों है हमारे, हाँ क्यों। तुम में से कोई ऐसा बच्चा है जो आगे वाले दांतों से खाना चबाता हो, नहीं ना, पीछे वाले दांतों से खाना चबाते हैं ना। तो ये मुख्य दांत हैं, क्योंकि यही च्यूइंग एंड क्रशिंग ऑफ फूड करते हैं। ये दांत तो सेल्फी वाले दांत हैं, बस ऐसे दिखाने के लिए, सेल्फी अच्छी आए, इंसाइजर और कैनोइन्स। तो अरे सर नो। अब इस फोटो से ये भी पता लग गया, एक तो शेप पता लग गया, फंक्शन पता लग गया, नंबर भी पता लग गया। अब देखिए, एक अपर हाफ क्वाड्रेंट में इंसाइजर कितने हैं, 2, इंसाइजर 1, इंसाइजर 2। और कैनाइन कितने हैं, 1, कैनाइन 1। प्रीमोलर कितने हैं, 2, प्रीमोलर 1, प्रीमोलर 2। और मोलर कितने हैं, 3, मोलर 1, मोलर 2 और मोलर 3। आप देख रहे हैं, स्ट्रक्चर, फंक्शन और नंबर हमें पता लग गया। ऐसे कि ऐसा लोअर हाफ में भी होगा, इंसाइजर 2 होंगे, इंसाइजर 1, इंसाइजर 2, कैनाइन 1 होगा, प्रीमोलर 2 होंगे, प्रीमोलर 1, प्रीमोलर 2 और मोलर 3 होंगे। अरे यस और नो।
आप देखिए अपर हाफ क्वाड्रेंट और ये लोअर हाफ क्वाड्रेंट। इंसाइजर अपर हाफ में 2, लोअर हाफ में भी 2। कैनाइन अपर हाफ में 1, लोअर हाफ में भी 1। प्रीमोलर अपर हाफ में 2, लोअर हाफ में 2। मोलर अपर हाफ में 3, लोअर हाफ में 3। दांतों को इस तरह से लिखना, एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। दांतों को इस तरह से लिखना, अपर हाफ बटा लोअर हाफ, ये कहलाता है डेंटल फॉर्मूला। दांतों क्या इस तरह से लिखना, अपर हाफ बटा लोअर हाफ, डेंटल फॉर्मूला। ये सभ्य तरीका है जिसे आपको यूज करना है। आपको हमेशा जब भी डेंटल फॉर्मूला पूछा जाए इस तरीके से लिखना है। ये असभ्य तरीका है, ये एग्जामिनर यूज कर सकता है। आपको कोई भी डेंटल फॉर्मूला इस तरह से नहीं लिखना है शॉर्टकट में, एग्जामिनर लिखता है क्वेश्चंस में। तो हमारा डेंटल फॉर्मूला क्या है, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। तो डेंटल फॉर्मूला से हमें टोटल नंबर ऑफ टीथ भी पता लग जाएंगे। देखिए अपर हाफ में 8 है, लोअर हाफ में भी 8 है। इंटू 2 करेंगे तो कितना आ गया, 16/16, काट के 1 आ जाएगा। ऐसे मैथ मत खेलना, समझे। कितने टोटल 32 दांत हो गए, समझ आया। अरे यस और नो। ये एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला है। अब मैं चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला लिख रहा हूं, 2102 अपॉन 2102। इन दोनों के डेंटल फॉर्मूला को कंपेयर करके बताओ कि बच्चे में कौन कौन से दांत नहीं होते। देखो आप, इंसाइजर पूरे हैं, कैनाइन पूरे हैं, प्री मोलर दांत यहाँ 2 है, यहाँ है ही नहीं। इसका मतलब एक तो प्री मोलर दांत बच्चे में नहीं होते, दूसरा यहाँ 3 मोलर, यहाँ 2, कौन सा मोलर मिसिंग है, कौन सा मोलर मिस, थर्ड मोलर दांत। तो बच्चे में दोनों प्री मोलर और थर्ड मोलर दांत नहीं होते। अरे यस और नो। बच्चे के इन दांतों को बोलते हैं दूध के दांत। क्या बोलते हैं, दूध के दांत, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं। लैक्टियल टीथ बोलते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। क्योंकि बच्चे को वैसे भी खाना चबाना नहीं है, 6 महीने तक तो बच्चे को, अरे है कि नहीं, 6 महीने तक तो उसे माँ का दूध पीना है। तो ये दांत तो ऐसे ही दिए ईश्वर ने, मिल्क टीथ, लैक्टियल टीथ, ये तो ऐसे ही दिए। बस बच्चे की सेल्फी अच्छी आए, है ना, बच्चा पोपला ना लगे, तो इसलिए थोड़ा सा ईश्वर ने शोपीस के लिए दांत दे दिए। अरे सर, इन्हें प्राइमरी टीथ भी बोलते हैं क्योंकि पहले आएंगे। इन्हें टेम्परेरी टीथ भी बोलते हैं क्योंकि इन्हें गिरना है, इसकी जगह परमानेंट टीथ को आना। इन्हें डेसिडस टीथ भी बोलते हैं, मतलब ये झड़ने वाले, गिरने वाले दांत है। अरे सर नो। तो ये प्राइमरी टीथ है और ये टेम्परेरी टीथ है। अब मैं जो बोलने वाला हूँ इसे बहुत ध्यान से सुनना, सीक्वेंस से, मैं रिपीट नहीं करूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। ये टेम्परेरी टीथ है, इन सबको गिरना है और इसकी जगह किसको आना है, परमानेंट को आना है। और दांत किसमें है, सॉकेट के अंदर है। अरे यस और नो। तो देखिए ये इंसाइजर की सॉकेट, टेम्परेरी इंसाइजर की, ये टेम्परेरी कैनाइन की सॉकेट, प्री मोलर तो है ही नहीं, उनकी सॉकेट तो होगी ही नहीं, और ये टेम्परेरी मोलर की सॉकेट है। अरे यस और नो। लो, टेम्परेरी इंसाइजर हट गया टेम्परेरी इंसाइजर, इसकी जगह इसी सॉकेट पे परमानेंट इंसाइजर आ जाए। इंसाइजर की जगह इंसाइजर उसी सॉकेट में आया, इंसाइजर की जगह इंसाइजर। इसी तरह कैनाइन की जगह कैनाइन, सॉकेट वही रही। टेम्परेरी कैनाइन की सॉकेट में ही परमानेंट कैनाइन आ गया। यहां तक कोई गड़बड़? इंसाइजर की सॉकेट में इंसाइजर, कैनाइन की सॉकेट में कैनाइन। दिक्कत कब होगी? प्रीमोलर। प्रीमोलर के लिए तो सॉकेट ही नहीं है, तो प्रीमोलर मोलर की सॉकेट में आता है। नंबर भी सेम है 2। तो प्रीमोलर मोलर टेम्परेरी मोलर की सॉकेट में आता है। तो सर फिर परमानेंट मोलर टीथ कहां आएंगे? उनके लिए नई सॉकेट बनेंगी, उनके लिए नई सॉकेट बनेगी। समझ आया? इंसाइजर के सॉकेट में, कैनाइन के सॉकेट में, प्रीमोलर मोलर के सॉकेट में, टेम्परेरी मोलर के सॉकेट में, और मोलर के लिए, परमानेंट मोलर के लिए नई सॉकेट में। ये ट्रिक समझ आई? अरे सर नो। इंसाइजर के सॉकेट में कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर के लिए, अरे सर नो। क्या ये शब्द सही है, परमानेंट प्रीमोलर? क्या ये शब्द सही है, परमानेंट प्रीमोलर? कुछ ज्यादा ही सही है। मैं बोलूं, लड़का विशाल, विशाल नाम की लड़की होती है क्या? तो ओवर विशेषण क्यों लगाना? प्रीमोलर कभी टेम्परेरी होता है क्या? तो परमानेंट प्रीमोलर क्यों बोल रहे हो? प्रीमोलर मतलब जस्ट प्रीमोलर, वो हमेशा परमानेंट ही होगा। अब ये एनसीईआरटी की लाइन सुनना, देखो समझ आ रही है कि नहीं। प्रीमोलर टीथ अपीयर इन द सॉकेट ऑफ टेम्परेरी मोलर टीथ, while for the permanent molar teeth new sockets formed। समझ आया कि नहीं आया? अरे यस और नो। ठीक है सर, ये सारी बातें समझ आ गई। आपने कुछ देर पहले ये भी बोला था ये दांत तो बच्चों में नहीं होते, बड़ों में होते हैं। बड़ों में ये दांत भी आ जाएंगे, लेकिन सर ये वाला दांत बड़ों में कब आता है? मोलर थर्ड। ये आता है 18 से 25 साल की आयु में, 18 से, और इसी आयु में अक्कल आती है, इसलिए इस दांत को बोलते हैं विजडम टीथ। क्या बोलते हैं? अक्कल जाड़। गेटिंग और नॉट? तो बताओ 17 साल के बच्चे का डेंटल फॉर्मूला क्या होगा?
17 साल के बच्चे का डेंटल फॉर्मूला क्या होगा? सारे दांत आ जाएंगे एक्सेप्ट दिस। तो डेंटल फॉर्मूला क्या होगा? 2 1 2 2 अपॉन, कर लेंगे? गेटिंग और नॉट? ये था टाइप्स ऑफ टीथ। मैं डाइवर्सिटी वाले पोर्शन पे चलता हूँ। डाइवर्सिटी में भी टाइप ऑफ टीथ को क्लासिफाई अलग तरीकों से किया गया ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस इन लाइफ। दांत 3 तरह के हैं। एक बार आने वाले दांत जीवन में मोनोफाइडोन, 2 बार आने वाले, बार बार आने वाले। हमारे अंदर ऐसे कौन कौन से दांत है जीवन में एक बार ही आते हैं? प्रीमोलर 1, प्रीमोलर 2 और मोलर 3। टोटल कितने हो गए? तुम्हारा सर आधा क्वाड्रेंट ही है तुम्हारे अंदर, बस इनटू 4 नहीं करोगे क्या? ये गलती तुम करते हो। क्वेश्चन नहीं आता है तो आंसू बहाते हो, क्वेश्चन आता है तो लात टपकाते हो, इतने उतावले हो जाते हो। अरे फैमिलियर क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं हो। और दांत में टीथ के पोर्शन से क्वेश्चन इसलिए गलत होता है, तुम ये नहीं पढ़ते कि उसने पूछा क्या है। हाफ जॉ में पूछा है, एक क्वाड्रेंट में पूछा है, पूरी बक्कल कैविटी में पूछा है। पूरी बक्कल कैविटी में मोनोफाइडोन दांत 12, एक जॉ में 6, आधे में 3। तो क्वेश्चन को ध्यान से, गेटिंग ऑन? अच्छा, डाइफाइडोन दांत 2 बार आने वाले दांत कौन कौन से हैं? कैनाइन, फिर मोलर 1, मोलर 2। टोटल कितने हो गए? 20। कितने हो गए? 20। गेटिंग ऑन? पूरी बक्कल कैविटी में कितने हो गए? 20 हो गए। 20 + 12 कितने हो गए? 32 दांत। अब एम्स का एक क्वेश्चन करो, असर्शन ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में बताना। ह्यूमन डेंटिशन इज स्ट्रिक्टली मोनोफाइडोंट। नो, हमारे अंदर केवल और केवल मोनोफाइडोन नहीं है, 12 मोनो है और 20 डाई। स्ट्रिक्टली मोनोफाइडोन डेंटिशन नहीं। और पॉलीफाइडोन दांत जो बार बार गिरते हैं वो किसमें होंगे? फिश एंड एम्फीबियन में। फिर डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ, जो बता दिया, थिकोडोन डेंटिशन किसमें? मैमल और क्रोकोडाइल में। और प्लूरोडोंट रेप्टाइल्स के अंदर। और दांत अगर हड्डी की जॉ बोन के जस्ट ऊपर रखा हुआ है, दैट इज एक्रोडोंट। ये किसमें मिलते हैं? फिश एंड एम्फीबियन। डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, हेटेरोडोंट, होमोडोंट। हेटेरोडोंट हमारे अंदर, होमोडोंट फिश एंड एम्फीबियन। तो डाइवर्सिटी का ही क्वेश्चन हो गया कि फिश एंड एम्फीबियन में कैसे दांत होते हैं। कर लेंगे लास्ट वाला पार्ट, यस और नो? तो दांत को अगर तुम्हें लेस देन 3 सेकंड में रिवाइज करना हो, कैसे करेंगे? ये वाले फोटो था जो इधर दांत का, कि दांत क्या, ये खत्म। ये वाला फोटो रिवाइज कैसे करेंगे? दिस 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 दिस। और ये वाला फोटो रिवाइज कैसे करेंगे? मानव का डेंटिशन है थिकोडोंट प्लस हेटेरोडोंट प्लस मोनो प्लस डाइफाइड। रिवाइज कर पा रहे हैं टॉपिक को? इजी हो गया दांत। तो बक्कल कैविटी में हमने छत पढ़ ली, पैलेट, फ्लोर पढ़ लिया, टंग, साइड की दीवारों में चीक है, फिर जबड़े हैं, जबड़ों में लगे हुए दांत है, वो हमने पढ़ लिए। तो बक्कल कैविटी खत्म हो गई। बक्कल कैविटी के साथ एसोसिएटेड क्या पढ़ना है? उसकी ग्लैंड, दैट इज सलाइवरी। सलाइवरी ग्लैंड इस फोटो से पता लग रहा है, इस फोटो से ही हमें याद रखना है सलाइवरी ग्लैंड को। इस फोटो से पता लग रहा है सलाइवरी ग्लैंड कितने टाइप की हैं? 3। लेकिन 3 नहीं है, नंबर में 3 नहीं है, 6। 3 इधर है, 3 इधर है, तो नंबर में कितनी है? 3 पेयर है, 6 है। गेटिंग और नॉट? जो सलाइवरी ग्लैंड है, इसका जो नामकरण हुआ है वो लोकेशन के आधार पे हुआ है, रिलेटेड टू द ईयर। ईयर के लिए शब्द यूज होता है पैरोट। क्या? पैरोट। तो रिलेटेड टू द ईयर उस ग्लैंड का नाम पड़ गया पैरोटिड ग्लैंड। बिलो द मैंडिबल, सब मैंडिबुलर। बिलो द जीभ, टंग, सबलिंग। देख रहे हैं, लोकेशन के आधार पे इसका नाम रखा गया है। अब बाकी सलाइवरी ग्लैंड में दिक्कत क्या है कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब जिनको डक्ट होती हैं, मतलब ये अपने टारगेट से दूर हैं और अपना सिक्रीशन टारगेट तक कैसे पहुंचाएंगे? डक्ट के द्वारा। दिक्कत ये है कि इन सब की डक्ट्स के नाम है अलग अलग, डिपेंडिंग अपॉन द साइंटिस्ट का नाम। तो वो डक्ट के नाम तुम्हें याद करने पड़ेंगे। तो देखते हैं इसको, इस पे खास तरह का क्वेश्चन आता है, वो भी कराऊंगा। तो 3 तरह की ग्लैंड है, कौन कौन सी हैं? सबसे पहले पैरोटिड ग्लैंड देखते हैं। पैरोटिड मतलब रिलेटेड टू ईयर। तो ये ग्लैंड इस तरह से होती है, देखिए, कान के आगे भी है, नीचे भी है और पीछे भी है। गेटिंग और नॉट? तो या तो बोल दो ये बिलो ईयर है, या फिर बोल दो ऑन चीक्स है, गालों पर है। और ये अपनी डक्ट से सिक्रीशन यहां पहुंचा रही है। इसकी डक्ट का नाम है स्टेनसन डक्ट। क्या नाम है? स्टेनसन्स डक्ट इसका नाम है। और ये लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, दिख रही है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। सर इसका मतलब अगर ये लार्जेस्ट है, सबसे बड़ी है, तो सबसे ज्यादा सलाइवा यही देगी? सी फॉर कॉमन सेंस नहीं लगाना, सी फॉर कंसेप्ट लगाना है। सबसे ज्यादा सलाइवा तो कौन देता है? तो सर ये बड़ी है तो फिर बड़प्पन कहाँ दिखा रही? तो जरूरी है बड़प्पन ज्यादा सलाइवा बना के दिखाए?
और चीज में तो बड़प्पन दिखा सकती है। इसी के सलाइवा में केवल एंजाइम होता है। सलाइवा इज डाइजेस्टिव जूस, और कोई भी डाइजेस्टिव जूस से हम क्या वो करते हैं कि हमें क्या मिलेगा उससे, डाइजेस्टिव एंजाइम। तो इन दोनों का सलाइवा बेकार है। किसके सलाइवा में केवल और केवल एंजाइम है? इसके। और कौन सा एंजाइम का नाम क्या है? टाइलिन। वैसे तो ये सलाइवरी अल्फा माइलेज है, लेकिन इसका देसी नाम क्या है? टाइलिन। टाइलिन नहीं, टाइलिन। फिर दूसरी देखिए, ये ग्लैंड कहाँ है? ये चिन ट्रेस करें पीछे, यहाँ जबड़ा मैंडिबल मुड़ रहा है, इसे बोलते हैं जॉ एंगल। क्या बोलते हैं? जॉ एंगल के जस्ट अंदर की तरफ होती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। अब समझ आए इसको सब मैंडिबुलर क्यों बोलते हैं? मैंडिबल के नीचे। ऑब्वियस सी बात है, जो चीज मैंडिबल के नीचे वो मैक्सिला के भी तो नीचे है, तो दूसरा नाम इसका क्या है? सब मैक्सिलरी। सब मैक्सिलरी। अरे यस और नो? तो जा तो बोल दो बिलो लोअर जॉ, या फिर बोल दो एट जॉ एंगल। और देखो ये ग्लैंड यहाँ पर है, खुलना कहाँ है इसे? लोअर इंसाइजर के जस्ट पीछे। तो कितनी लंबी डक्ट होगी इसकी? इतनी लंबी डक्ट है इसकी। मैंने क्या बोला? लॉन्गेस्ट डक्ट। और इतनी लंबी डक्ट ने वाट लगा दी, मतलब इस डक्ट के नाम क्या है? वाटर्स डक्ट। जस्ट ट्रिक बताइए, वाटर्स डक्ट। और मैक्सिमम सलाइवा ये बनाती है, 75% ये और 25% ये। फिर एक टिन्नी सी है, ये तो टिन्ना टिन्ना ग्लैंड है, ये टिन्नी सी है, इसका नाम सबलिंगुअल क्यों पड़ा? जीभ के नीचे। बहुत कम सलाइवा बनाती है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है। अच्छा, फिर ये एक डक्ट से ओपन नहीं होती, अनेक डक्ट से ओपन होती है, और इसकी डक्ट्स का नाम क्या है? डक्ट्स ऑफ रिविलस या फिर बार्थोलिन डक्ट्स। गेटिंग और नॉट? क्वेश्चन कैसे आता है? ऐसा डब्बा बन के आएगा, ऐसा 3 इधर डक्ट ग्लैंड के नाम लिखे होंगे, इधर डक्ट के नाम लिखे होंगे, इधर एड्रेस लिखा हुआ है, इनका मिलान करवाएगा। कर लेंगे? गेटिंग और नॉट? अच्छा, एक बात तुम्हें पता होगी कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स हैं वो इनवॉलेंट्री काम करते हैं, अपने आप काम करते हैं, और अपने आप काम करने के लिए उन्हें कंट्रोल कौन करता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। स्वचालित तंत्रिका तंत्र, नाम से पता लग रहा है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ना, वो उन्हें कंट्रोल करता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की दो भुजाएं हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, एक दूसरे के पूरक है। सिंपैथेटिक का हार्ट रेट बढ़ाएगा तो पैरासिम्पैथेटिक कम करेगा। गेटिंग ऑन? एक पेरिस्टाल्सिस बढ़ाएगा तो एक कम करेगा। गेटिंग ऑन नॉट? तो एक बात याद रखना, हमारी बॉडी के ऑलमोस्ट जितने भी सिक्रीशंस हैं उनको सिक्रीट करवाने वाला सिस्टम है पैरासिम्पैथेटिक। ऑलमोस्ट, सारे नहीं, ऑलमोस्ट। मेरी बात समझे? चाहे सलाइवेशन हो, चाहे लैक्राइमेशन हो, आंसू आना, सलाइवेशन हो, सलाइवा का आना, गैस्ट्रिक का सिक्रीशन हो, ये सब कौन करवाता है? पैरासिम्पैथेटिक। तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि सिंपैथेटिक क्या करेगा। तो इसका मतलब सलाइवेशन भी, इन ग्लैंड से सलाइवेशन भी कौन करवाएगा? पैरासिम्पैथेटिक। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के फाइबर्स यहां तक ग्लैंड्स तक पहुंचेंगे तो सही ना भाई? उनको कोई सड़क तो चाहिए यहाँ तक आने के लिए, और सड़कें क्या है हमारी बॉडी की? नर्व फाइबर्स को ले जाने के लिए नर्व्स है। और मुंडी में कौन सी नर्व्स होती हैं? क्रेनियल नर्व्स होती हैं। तो यहां तक पैरासिम्पैथेटिक के फाइबर कौन लेके आता है? 9th क्रेनियल नर्व। और यहाँ 7th क्रेनियल नर्व। 7th क्रेनियल नर्व बहुत पॉपुलर है, फेशियल बोलते हैं, इसका नाम क्या है? फेशियल। फेशियल क्रेनियल नर्व फेस की मसल्स को सप्लाई करती है, टंग का टेस्ट सेंसेशन भी ये लेके जाती है ब्रेन तक, और ये इन दोनों से सलाइवेशन भी करवाएगी। अरे यस और नो? ये हो गया अपना क्या? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड के साथ ही बक्कल कैविटी हुई, उसके साथ सलाइवरी ग्लैंड, और इसी के साथ इसका जूस क्या पढ़ना है? सलाइवा। क्या पढ़ना है? सलाइवा। अब मेरी एक बात सुनना, बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखो, सलाइवा कल पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आज जो बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही किसी डाइजेस्टिव जूस का नाम बोर्ड पर लिख दिया जाता है, दुख के दिन चालू हो जाते हैं, टॉपिक करवट ले लेता है, टफ पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो मैं तुम्हें ओवरव्यू दे रहा हूँ आज, जूसेस को पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, डाइजेस्टिव जूसेस को, क्योंकि इसी के अंदर एंजाइम्स है, और एंजाइम्स में ही तुम्हें उलझन है। अरे सुनो, देखो 5 जूस हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ने हैं। कितने? 5। कौन कौन सा? सलाइवा, फिर गैस्ट्रिक जूस, फिर लीवर का बाइल, फिर पेंक्रियाटिक जूस, और फिर इंटेस्टाइनल जूस। ये 5 जूस पढ़ने। इन जूस से हम क्या वो करते हैं कि हमें क्या मिलेगा इनसे? एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम। अरे यही करते, ये इनसे हमें चाहना है ना कि भाई हमें डाइजेस्टिव एंजाइम मिलेंगे। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेंगे? हमारे खाने को डाइजेस्ट करेंगे। लेकिन हमारे खाने में ऐसा है क्या जो इन्हें डाइजेस्ट करना पड़ रहा है? हमारे खाने में 4 चीजें हैं। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, और न्यूक्लिक एसिड है।
तो 4 कैटेगरी के एंजाइम होते हैं। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट। अच्छा सर क्या बोला आपने, न्यूक्लिक एसिड भी हमारे खाने में? कैसे? तो डीएनए आरएनए भी हम खाते हैं, बिल्कुल। आप जो भी मोस्टली खा रहे हैं, या तो वो प्लांट सेल है, चाहे एनिमल सेल है तो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस है तो डीएनए आरएनए। तो आप न्यूक्लिक एसिड भी खा रहे हैं, उसको भी पचाना पड़ेगा, डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो 4 तरह के एंजाइम चाहिए, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम एंड न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम। सुन रहे हैं आप ध्यान से? अब इन 5 जूस में यही एंजाइम पाए जाएंगे। अब कौन से जूस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, कौन से कैटेगरी का, कौन से कैडर का एंजाइम पाया जाता है, ये मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। सलाइवा में सी कैडर का एंजाइम होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम। और गैस्ट्रिक जूस में मेनली पी कैडर का एंजाइम होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। अच्छा सर, तो बाहिल में है, मतलब फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम होगा? ऐसा नहीं। मतलब सर, मतलब बाहिल में कोई एंजाइम ही नहीं है डाइजेस्टिव? क्या सर? क्या 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 वो 3 बार करते हैं ना पिक्चर में? सर इतने हैरान क्यों हो रहे हो आप? इसका बाप कौन? बाइल का बाप कौन? और उसका नाम क्या है? लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो शर्म आनी चाहिए उसे। लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड, भर भर के एंजाइम है उसके पास डाइजेशन के, लेकिन उस नालायक ने अपने बेटे को एक भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं दिया। शर्म की बात है कि नहीं है? अरे सुन लो, कहते हैं बाइल की औकात उसके एंजाइम की वजह से नहीं होती, बाइल सॉल्ट की वजह से होती है। इस लाइन को याद रखना। बाइल की औकात उसके एंजाइम की वजह से नहीं, बाइल सॉल्ट की वजह से होती है। इसलिए मुझे इससे डाइजेस्टिव जूस तो मानना पड़ रहा है, लेकिन दिल पे पत्थर रख के। बार बार क्वेश्चन आता है, फॉल्स डाइजेस्टिव जूसेस, सीडो डाइजेस्टिव जूसेस, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं। और जबकि ये दोनों भगवान है हमारे। क्यों? क्योंकि इन दोनों में सारे एंजाइम है, सी कैडर का भी, पी कैडर का भी, एफ कैडर का भी, एन, चारों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, फैट, सब है। अरे यस और नो? तो ओवरव्यू आया कि कौन से जूस में कौन सा एंजाइम है। तो टाइलिन इसका मतलब कौन से कैडर का एंजाइम है? कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है। अरे यस और नो? एक बात और बताऊं, जब भी तुम्हें कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम मिलेगा ना, मोस्टली पता है कौन सा मिलेगा? अमाइलेज। क्या मिलेगा? अल्फा अमाइलेज। सलाइवा में है तो सलाइवरी अल्फा अमाइलेज। पैंक्रियाटिक जूस में है, देखो ना, सलाइवा में है तो सलाइवरी अल्फा अमाइलेज, पैंक्रियाटिक जूस में है तो पैंक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज। काम भी फिक्स होता है इसका, वही बताऊंगा बाद में। फिर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, ठीक है। फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम जब भी मिलेगा, मोस्टली क्या मिलेगा? लाइपेज। क्या मिलेगा? अगर पैंक्रियाटिक जूस में है तो पैंक्रियाटिक लाइपेज, इंटेस्टाइनल जूस में है तो इंटेस्टाइनल। अरे यस और नो? समझ आया? और जो अमाइलेज का है काम मैं बता देता हूँ, ये स्टार्च को तोड़ता है। कौन से कार्बोहाइड्रेट को? सभी को नहीं, स्टार्च को। और स्टार्च क्या? पॉलीसेकेराइड होता है। क्या होता है? और उसको किसमें तोड़ेगा? डाइसेकेराइड में। 2 डाइसेकेराइड में, एक तो कौन सा? माल्टोस, और दूसरा अल्फा डेक्स्ट्रीन। तो अमाइलेज क्या कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन करता है? कंप्लीट डाइजेशन तो तब होता है जब पॉलीसेकेराइड किसमें बदल जाता है? मोनोसेकेराइड। तो ये डाइसेकेराइड में बदल रहा है, मतलब पार्शियल डाइजेशन। गेटिंग नोट? और लाइपेज का काम भी बता देता हूं। लाइपेज ट्राइग्लिसराइड पे एक्ट करता है। किस पे? ट्राइग्लिसराइड पे। ट्राइग्लिसराइड पे एक्ट करके बनाता है ये मोनोग्लिसराइड प्लस 2 फैटी एसिड। सर ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? देखो, ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल जब 3 फैटी एसिड से जुड़ जाए, बायो मॉलिक्यूल पढ़ा रहा हूं, मेरे टॉपिक से लिंक हो रहा है। जब ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल 3 फैटी एसिड से विद द हेल्प ऑफ एस्टर बॉन्ड जुड़ जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? ट्राइग्लिसराइड। क्या बोलते हैं? ट्राइग्लिसराइड। और लाइपेज पता है मोस्टली क्या करता है? लाइपेज 2 एस्टर बॉन्ड तोड़ देता है। कितने? 2। बायो मॉलिक्यूल पढ़ा रहा हूं। तो क्या बच गया? 2 फैटी एसिड अलग हो गए, और एक क्या बच गया? ये मोनोग्लिसराइड। यही तो बोला था मैंने यहाँ पर, देखो ना। अरे सर नो? तो मैंने ओवरव्यू जस्ट दिया है तुम्हें एंजाइम्स के बारे में, लेकिन ये याद नहीं रखना हमें, हमें ये याद रखना है। ये देख रहे हो, ये चीज याद रखनी चाहिए कि कौन से जूस में कौन से कैटेगरी का एंजाइम। ये कल बताऊंगा सलाइवा में, जो सी कैटेगरी का एंजाइम और सलाइवा की कंपोजिशन कल पढ़ाऊंगा, नोट करेंगे इसे।
तुम में से कोई बच्चा पंजाब पंजाब से है? कोई भी नहीं? हरियाणा से है? कहाँ से हो तुम? फरीदाबाद से? सिरसा से हो? अच्छा। सर आपने ऐसा क्यों पूछा कि मैं पंजाब से हूँ? मुझे ऐसा लगता है कि कोई बच्चा हो। एक ही बच्चा मिला मुझे सुबह। मैं बरनाला, सुना तुमने बरनाला? बठिंडा, बरनाला, लुधियाना। बठिंडा तो सबने सुना है। लव मी मेट, कौन सी पिक्चर थी वो, जब भी मेट, उसमें बठिंडा पॉपुलर हो गया था। सर आपने, लेकिन सर आपने बाकियों से क्यों नहीं पूछा कि हम कहाँ से हैं? क्योंकि मुझे पता है 95%, 95% यूपी बिहार से होंगे, दोनों दोनों हाथ से खड़े करेंगे, तो इसलिए मैंने नहीं पूछा। अच्छा, राजस्थान से कौन कौन है? कहाँ से हो? कहाँ से हो? बूंदी से हो ना, कोटा बूंदी से। तुम क्या? अच्छा, बाड़मेर, बाड़मेर, नागौर। नागौर से हमारा पुराना रिश्ता है। नागौर में हवेली है ना, राजा मोहनदास की, होगी। बेशरम बच्चे हो। नागौर अच्छे से घूमा नहीं होगा तुमने नागौर? हाँ, इतने पढ़ने वाले बच्चे हो क्या? सर क्या है ना, नागौर जहाँ पे सर नागौर की हवेली है ना, तो रौनक कम रहती है, तो हम गेड़ी वेड़ी वहां लगाते नहीं है, ऐसा है ना? हरे, वाह बेटे वाह। चलिए कोई बात नहीं। हो गया है नोट? कैसे सब बच्चे इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ रखते हैं, मतलब उम्र से पहले इतने इतने मैच्योर दिखते हैं आप। ऐसा क्यों? रखनी पड़ती है क्यों बेटे? तो इतना टेस्टोस्टेरोन कहाँ से आ रहा है तुम्हारे? नहीं तो आती बेटे सबको ही है 1 वीक में, ऐसी बात नहीं है, तो अल्टरनेट डे शेव करना चाहिए। मतलब अगर रिलीजियस ग्राउंड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। समझ रहे हैं आप? मतलब ऐसा लगे, ये तो ड्रेस पहन रखी है, अदरवाइज तो कई बच्चे तो सर से भी उम्र में 2 3 साल ज्यादा ज्यादा ही लगेंगे, दाढ़ी मूछ वाले बच्चे, तो इसलिए थोड़ा सा नीट एंड क्लीन रहें। हाँ, क्या चल रहा है? फैशन चल रहा है? फैशन तो बहुत सारी चीजों का चल रहा है। फैशन तो बहुत सारी चीजों का चल रहा है बेटे। क्या क्या बताएं तेरे को फैशन के बारे में तो। ऐसा नहीं, डॉक्टर जो होता है वो सरल होता है, बिल्कुल बिल्कुल सरल। और फैशन पता है किसे कहते हैं? वो चीजें जो अलग हट के दिखे। और इस कलयुग में अगर आप सरल दिख रहे हैं, तो यकीन मानिए आप सबसे हट के दिख रहे हैं, और फैशन हो गया। है कि नहीं भाई? मतलब मैं बेसिक चीजें डिस्कस करूँ ना, आप बोलेंगे सर आप क्या बोल रहे हैं। आधे से ज्यादा बच्चों तुमने जो वेस्ट बोलते हैं ना, बनियान, वो नहीं पहनी होगी तुमने। मुझे पता है, ऐसे नालायक बच्चे हैं वो। इथिक्स पता है, मेडिकल कॉलेज में जाएंगे ना, फर्स्ट ईयर में आपको इथिक्स ही सिखाते हैं। फॉर्मल ड्रेस पहनना है, प्लेन शर्ट, प्लेन पैंट, शूज, और बाल वाल बिल्कुल ऐसे नहीं रखने हैं आपको, है ना, बिल्कुल वैसे तेरे नाम जाओ किसके नाम, कुछ भी नहीं, नीट एंड क्लीन रहना है। समझ रहे हैं आप? फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज में अगर आपने नियम नहीं माने तो आपको टीचर्स फेल कर देते हैं। डॉक्टर प्रोफेशन हमारा बिल्कुल अलग है। कि वो नहीं क्या चल रहा है मार्केट में, ये वो है कि क्या सभ्य है। समझे मेरी बात? तो इसलिए जो बच्चे हैं बड़ी बड़ी दाढ़ी मुच्छों वाले हैं, वो थोड़ा इस पे अमल करें। है कि नहीं? क्या? लेकिन तुम्हारे घर में कंगा तो होगा, है कि नहीं? तो उठे ऐसे ऐसे करके आ गए बस तुम, है नालायक छोकरे। तो थोड़ा सा मतलब सरल रहना हमें। इंसाइजर है ना नीचे, इंसाइजर।
मुझे नहीं पता तुम कौन से कट की बात कर रही हो बेटे। बेबी कट मुझे नहीं पता ही क्या होता है। गुरताज सिंह, आप पंजाब से हैं, कहाँ से हो? हाँ, मैंने पंजाबी आंदी है, बिल्कुल आंदी है। कहाँ से हो गुरताज सिंह? जल्दी से लिखो, चैट बॉक्स में समय हो रहा है। गुरदासपुर से हैं आप, ठीक है बेटे, ठीक है। मैं बरनाला से हूँ, सुना है आपने? हो गया नोट सबका? अच्छा, आप कहाँ से हो बेटे? मैंने पूछा अभी, रानील, मैंने पूछा कोलकाता से कौन है, तुम बता रहे हो मुझे चंडीगढ़। ठीक है, ठीक है। बताओ, सब बच्चे अपना अपना लिख रहे हैं कौन से शहर से हैं। चलिए, अच्छी नहीं, मैं कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूँ, जिसमें ऐसे पूछ रहा था कि कितने % लोग पंजाब से और आने लगे हैं। एक्चुअली बच्चे क्या चंडीगढ़ सेंटर ज्वाइन कर लेते हैं आजकल, पंजाब के बच्चे। और यूपी बिहार में तो हम सेंटर खोलने वाले ही नहीं है, तो आना यही पड़ेगा तुमको, है कि नहीं? हाँ, खाली हो जाएगी तो पूरा कोटा, तो इसलिए यूपी बिहार वाले बच्चों से मैं नहीं पूछता हूँ। चलिए, बहुत ही बुलंद आवाज में नारा लगाएंगे कि आप तैयार हैं? अरे यस और नो? रोज का काम रोज कर भी तो रहे हो। जो बेस्ट नारा अच्छे से लगाता है एमडी, उसे अच्छे से पढ़ाएगा, सारे क्वेश्चंस भी कवर करेंगे और सारे कंसेप्ट भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो जोश और जोर के साथ। देख रहा हूं मैं कौन नारा नहीं लगाएगा, देख रहा हूं मैं। रोज का काम, रोज का काम, रोज का काम। थैंक यू क्लास।